दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे विज्ञान के अंदर जो प्रकाश लेसन चल रहा है, इसके अंदर बात कर रहे थे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण के अंदर एक पार्ट हम कर चुके हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सेकंड पार्ट है इसका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण के अंदर कौन सी स्थिति पर हम वस्तु को रखें और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो, जब उत्तल दर्पण की बात आती है तो उत्तल दर्पण क्या करता है? जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, मतलब प्रकाश जो भी आ रहा है उसको क्या करेगा? बिखेर देता है, अपसारित कर देता है। और ऐसा लगता है कि वो जो प्रकाश किरणें हैं, फैल रही हैं, जो प्रकाश किरण दर्पण के पीछे से आ रही हैं। देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, हमने क्या किया? वस्तु को माना है कहां पर? अनंत पर। ये एक उत्तल दर्पण है जिसकी इस वाली सतह को परावर्तक पॉलिश किया है। यहां पर परावर्तक पॉलिश किया है तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहलाएगा ध्रुव, जिसको पी से व्यक्त करते हैं। ये ध्रुव जिसको हमने व्यक्त किया किससे? पी से। इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। ये जो प्रकाश किरणें हैं कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती हैं वो परावर्तन के बाद क्या होती हैं? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ऐसा तो था अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य फोकस जो है दर्पण के पीछे होता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से गुजर रही हैं, गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो जैसे ही प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, टकराती है और इस तरह से चली जाती है, टकराकर परावर्तित हो जाती है कुछ इस तरह से। अब ये प्रकाश किरण ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो है दर्पण के पीछे से आ रही है, इसलिए हम इसको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस ऐप से। इसी तरह से हम कोई दूसरी प्रकाश किरण देखें। ये दूसरी प्रकाश किरण कहां से आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अनंत से आ रही है। ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती हैं, परावर्तित होने के पश्चात इस तरह से लौट जाती है। ये प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है तो ये ऐसा लगता है कहां से आ रही है? दर्पण के पीछे से। तो क्या करेंगे? इस प्रकाश किरण को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये बात हम जानते हैं कि जहां ये परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहां प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर ये प्रकाश किरण मिल रही है। कहां मिल रही है? मुख्य फोकस ऐप पर। मुख्य फोकस ऐप कहां है? दर्पण के पीछे की ओर। तो यहां प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति यहां प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी क्या? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कौन से बिंदु पर? मुख्य फोकस ऐप पर। मुख्य फोकस ऐप पर, जिसको कैपिटल ऐप से दर्शाते हैं। यहां क्या किरणें वास्तव में मिलती हैं? नहीं, ऐसा आभास हो रहा है। और जब वास्तव में नहीं मिलती है, सिर्फ हमने ऐसे ही मिलाया है, जबरदस्ती उनको मिलाया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करते हैं? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब आभास से हो रहा है ऐसा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो प्रतिबिंब की यहां प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी आभासी। आगे देखिए,
यहां प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रकाश किरण है इस तरह से आई है और टकरा कर ऊपर की ओर गई है। मुख्य अक्ष के नीचे से आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से नीचे से आ रही है और उसी दिशा में टकराकर वापस चली गई इस तरह से। तो ये जो है मुख्य अक्ष को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये प्रकाश किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष को क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, आभासी व सीधा। बताया था आपको अवतल दर्पण के अंदर जो है प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को क्रॉस कर रही थी तो वहां प्रतिबिंब कैसा बना था? उल्टा। यहां पर क्रॉस नहीं कर रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। आगे बात करें आकार की। यहां पर प्रतिबिंब बना है और हम मान लें कि कोई अनंत पर वस्तु रखी थी, यदि दो किरणों को इनके अनुसार भी देखें तो कम से कम लंबाई इतनी होगी, जिसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? इस बिंदु पर बन रहा है और बिंदु के समान ही दिख रहा है, तो कैसा है? बहुत छोटा। आकार कैसा होगा? अत्यंत छोटा या सूक्ष्म। किसके आकार का? बिंदु आकार का। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा, अत्यंत छोटा। किसके आकार का? बिंदु आकार का। कौन सी जगह बना? दर्पण के पीछे और मुख्य फोकस पर। अब क्या करें कि यहां जब अनंत पर वस्तु थी तो अनंत से उसको पास लाए। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर कोई ऐसा बिंदु नहीं है। कौन से बिंदु नहीं है? जैसे यहां तो है इधर की ओर मुख्य फोकस, P और F के बीच से जितनी दूरी है उससे दुगनी दूरी पर कौन होगा? वक्रता केंद्र C। तो वक्रता केंद्र C और F जो है कहां है? बाईं ओर। जबकि हमने वस्तु को कहां रखेंगे? हमेशा दाईं ओर। तो दाईं ओर से जब पास लाते हैं वस्तु को दर्पण के पास, तो ऐसा कोई निश्चित बिंदु तो होता नहीं है कि कहां रखनी है। इसीलिए हम किसी भी बिंदु पर रखते हैं। कहां तक? P तक। कोई भी निश्चित दूरी पर किसी भी बिंदु पर रख लें, लेकिन वो अनंत से कहां हो? अनंत से किसी निश्चित दूरी पर हो। तो दूसरी स्थिति है जब वस्तु मतलब बिंब अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो। अनंत तथा किसके बीच हो? ध्रुव P के बीच। हां, यह है मुख्य अक्ष। अब वस्तु को हम अनंत पर नहीं रख रहे हैं। जब वस्तु को अनंत पर नहीं रखा है तो कहां रखा है? किसी निश्चित दूरी पर। दूरी किससे निश्चित है? इसके ध्रुव P से। इससे कोई भी निश्चित दूरी पर रख लें। अब निश्चित दूरी पर हमने मान लिया कि वस्तु को इस जगह पर रखा है। यह हो जाएगी इसकी परावर्तक पृष्ठ। वस्तु या बिंब से कोई समांतर प्रकाश किरण इस तरह से आती है, आपतित किरण हो गई। समांतर आती है तो क्या होगी? टकरा कर चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? दर्पण के पीछे से। अब इसको हम दर्पण के पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये जो समांतर आने वाली किरण है ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? ये गुजरती हुई प्रतीत होगी मुख्य फोकस F से। F जितनी दूरी पर है उससे दुगनी दूरी पर कौन होगा? वक्रता केंद्र C। यहां दूसरा नियम, दूसरी जो किरण थी, दूसरी क्या थी कि कोई प्रकाश किरण कैसे जाए?
मुख्य फोकस से जाए तो वो परावर्तित होकर समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से यदि कोई जा रही है ऐसे, तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ये प्रकाश किरण हमको कहां से गुजारनी है, मुख्य फोकस F से। इस तरह से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस F से। ये यहां से टकराएगी, आगे की परावर्तक पॉलिस है, तो टकरा कर ये वापस क्या हो जाएगी, इसके समांतर। अब ये आने वाली जो किरण है टकरा कर जो वापस आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये दर्पण के पीछे से इस तरह से आ रही है। जब इस तरह से प्रकाश किरण आएगी पीछे की ओर, इसको बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश किरण आपस में इस वाली जगह पर काटेंगी। इस जगह पर, कौन सी जगह पर, P तथा F के बीच। जिस जगह पर ये आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं, उसी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहां बना है, P तथा F के बीच। मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो ये प्रतिबिंब जिस तरह से वस्तु खड़ी थी उसी तरह से प्रतिबिंब बना है, कैसा, सीधा। किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो कैसा बनेगा, आभासी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, बात करें प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, इसमें भी दर्पण के पीछे था, इसमें भी कहां है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे किस किस के बीच में, ध्रुव P तथा F के बीच। दर्पण के पीछे ध्रुव P तथा किसके बीच बनी है, F के बीच। प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करते हैं तो ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, परावर्तित प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, आभासी। अक्ष के ऊपर है तो कैसा है, सीधा। वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा। तो आकार की बात करें तो आकार कैसा है, वस्तु के आकार से छोटा। आकार कैसा होगा, छोटा। अब आप कहेंगे कि आप तो सिर्फ दो किरणों को काम ले रहे हैं, कि समांतर जो आ रही है उसको काम में लिया, दूसरा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है उसको काम लिया। क्या कोई तीसरी किरण काम में नहीं ले सकते, जी ले सकते हैं जरूर। तीसरी की बात करें, तीसरी किरण कौन सी, तीसरी जो किरण थी जो कहां से आ रही थी, वक्रता केंद्र C से। हम कहें कि इस तरह से वक्रता केंद्र C से कोई प्रकाश किरण आए, तो वक्रता केंद्र C वाली क्या थी, जिस जहां से आती है वहीं से वापस लौट जाती है। मान लिया जाए इस तरह से कोई प्रकाश किरण आएगी तो वापस वो ऐसे ही लौट जाएगी, जैसे आई वैसे ही लौट जाती है, क्योंकि C से आने वाली जो किरण होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबवत। अब इस प्रकाश किरण को आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आती हुई प्रतीत होगी, तो वो भी यहीं पर काटेगी। तो प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है P और F के बीच। इतना ही बना लें, अभी इसको रहने दें। अब यदि हम वस्तु को यहां से और पास लाते हैं, निश्चित दूरी को और कम कर दें, तो जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे, बिंब को पास लाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब यहां से F की ओर से किधर की ओर खिसकेगा, P की ओर। P की ओर खिसकेगा तो आकार बढ़ेगा, लेकिन आकार इतना नहीं हो, आकार हमेशा कैसा होगा, छोटा। यहां पर बढ़ेगा तो सही, लेकिन वस्तु के आकार तक या वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होगा। P और F के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार हमेशा कैसा होगा, छोटा। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। हमेशा हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा,
सीधा होगा और कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। चाहे तो वस्तु या बिंब को दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में कहीं पर भी रख दिया जाए, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, आभासी और सीधा। आगे देखते हैं दर्पण के उपयोग। कौन से दर्पण के? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के उपयोग है, पहला उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य। जैसे आपने कार में देखा होगा, कार के अंदर जो है ड्राइवर के साइड में ऊपर जो दर्पण लगा होता है, जिससे ड्राइवर पीछे का दृश्य देखता है। इसके अलावा पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण होते हैं गाड़ी के साइड में जो दो शीशे लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं? पार्श्व दर्पण। दोनों का काम क्या है? पीछे के दृश्य देखना। तो वो जो दर्पण होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण और पार्श्व दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल का। कारण क्या है कि उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसके पीछे कारण है कि यहां प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बना है। इसके अलावा ये जो दर्पण होते हैं ये अधिक दृश्य क्षेत्र को चालक को दिखाते हैं। ड्राइवर को जो है पीछे का अधिक दृश्य क्षेत्र दिखाई देता है इन दर्पणों के अंदर। तो कारण है इसका क्योंकि उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है और बनने के साथ साथ वो वृहद यानी बड़ा जो दृश्य क्षेत्र है उसको चालक को दिखा सकता है, वृहद क्षेत्र को दिखा सकता है। अगला आता है दूसरा, जो नए एटीएम मशीन है, एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से जो नए एटीएम मशीन है उन पे भी लगा होता है, पास में ही एक छोटा दर्पण लगा होता है। वो भी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। क्यों लगाया है? ग्राहक मान लीजिए एटीएम मशीन से कोई भी काम कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, और एटीएम मशीन से जो पिन जनरेट वगैरह जो भी कोई काम है, ग्राहक जो है मशीन पर काम कर रहा है एटीएम मशीन में, तो ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके उसके लिए लगाए जाते हैं कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। शहरों में जो स्ट्रीट लाइट हैं, गलियों में जो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइटों में बड़े क्षेत्र पर प्रकाश को डालने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? अपसारित करता है, फैला देता है। इसीलिए प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैले उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आजकल जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में बड़े क्षेत्र पर प्रकाश को देखने के लिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको बोला जाता है दर्पण सूत्र। इसको कहेंगे दर्पण सूत्र। क्या क्या है इसमें? v, इस v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। इस v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके मध्य की दूरी। दर्पण का जो ध्रुव P है उससे प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी। दर्पण से जो बिंब है, वस्तु है, उसके बीच की दूरी कहलाती है बिंब दूरी, जिसको व्यक्त करते हैं U से। फोकस दूरी के बारे में आप जानते हैं, ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। जब बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, जब बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी तीनों को संबंधित करने वाली कोई समीकरण हो, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों में संबंध बताने वाला कोई समीकरण जो होता है उसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये जो दर्पण सूत्र होता है किसके लिए लागू होता है? तो ये लागू होता है सभी गोलीय दर्पणों में। सभी गोलीय दर्पणों के लिए ये लागू होता है। अब ये जो दर्पण सूत्र है इसको जब भी काम में लेंगे तो वहां पर हमको याद रखनी है
कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आपको दर्पण के अंदर बताया था मैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार v का मान, u का मान और f का मान जो है चिन्ह सहित लेना है। जैसे बिंब दूरी की बात करें तो वो चाहे दर्पण कोई सा भी हो, बिंब दूरी हमेशा कैसी लेनी है? ऋणात्मक। कारण मैं आपको बता चुका हूं कि वस्तु को दर्पण के हमेशा क्या रखते हैं? बाईं ओर। बाईं ओर की दूरियां कैसी ली थी हमने? ऋणात्मक। यदि प्रतिबिंब जो है दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी कैसी लेनी है? धनात्मक। फोकस दूरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी हमको अवतल दर्पण के लिए तो कैसी लेनी है? ऋणात्मक लेनी है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए कैसी लेनी है? धनात्मक। तो ये वाला सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र को काम लेते हैं तो वहां पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी को याद रखना है। जब भी इस सूत्र के अंदर कोई मान रखोगे तो वहां धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह दे रखे हैं कि कहां पर धनात्मक काम आना है, कहां पर ऋणात्मक, उनका जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है? परिभाषा है आवर्धनता की कि दर्पण द्वारा किसी भी बिंब, मान लिया जाए कोई भी वस्तु है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिंब। तो दर्पण द्वारा किसी भी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता। आवर्धित का मतलब होता है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है या छोटा बना है, जो आवर्धित करने की क्षमता है उसी को बोला जाता है आवर्धनता। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, उसे बोलते हैं हम आवर्धन। कुछ ऐसे समझिए, मैंने कहा कि एक कोई दर्पण है जिसके सामने, मान लिया जाए यहां एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने जो है 4 फुट ऊंचाई की कोई वस्तु रखी हुई है। यदि हम कहें कि इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, वो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है, उसकी ऊंचाई 2 फीट है। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2 फीट। तो बिंब और प्रतिबिंब जो है दोनों की जो ऊंचाई है उसका क्या है? अंतर। मतलब यहां 4 फुट था तो इसकी ऊंचाई कितनी रह गई है? 2। तो ये इसका जो आकार है प्रतिबिंब का बड़ा है या घटा है? यदि हम कहें कि यहां पर कोई 3 फुट की वस्तु थी जिसका प्रतिबिंब बन गया 9 फीट, यहां क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया। इसका मतलब है कि जब भी कोई दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार है उसको बढ़ा रहा है या घटा रहा है, वही उसका क्या है? आवर्धन है। और बढ़ाने या घटाने की क्षमता को क्या बोला जाता है? आवर्धनता। यहां पर ध्यान रखना कि यहां जो आवर्धनता है, इस आवर्धनता जो है इसके लिए क्या जरूरी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या जरूरी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन से हमें क्या पता चल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है। कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, आवर्धनता, आवर्धनता को व्यक्त करते हैं हम m से। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का जो अनुपात है उसी को क्या बोला जाता है? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या है? h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? प्रतिबिंब ऊंचाई, और h क्या है?
बिंब ऊंचाई, इनका जो अनुपात आएगा उससे हमें क्या पता चलेगा, आवर्धन पता चलेगा, कितना आवर्धित हो रहा है, बड़ा हुआ है या छोटा, बिंब का आकार जो बड़ा है या छोटा है, बिंब से जो प्रतिबिंब बना है वो यदि बड़ा है या छोटा है, इस बात का पता चलता है किससे, आवर्धन से। और कोई भी दर्पण बिंब का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है या छोटा बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी आवर्धनता। मान लिया जाए हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ना दे रखी हो और बिंब की ऊंचाई भी नहीं दे रखी हो, लेकिन हमें बता रखा है कि भाई दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बन रहा है। मतलब हम कहें कि उसकी दे रखी है हमको क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी दे रखी है। प्रतिबिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, v से, और दे रखा हो बिंब दूरी जिसको व्यक्त करते हैं u से। प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दे रखी है, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हम h डैश की जगह क्या रख लेंगे, प्रतिबिंब दूरी, और h की जगह क्या रख लेंगे, बिंब दूरी। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि यहां जो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी है उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, m बराबर h डैश अपॉन h लिख रखा था, इसी के बराबर में हम क्या रख दें, बिंब दूरी अपॉन प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी हो गई v और ये क्या हो गई है, बिंब दूरी u। लेकिन इनके साथ कौन सा चिन्ह लगाना है, ऋणात्मक। इससे जो हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना आवर्धित होगा, बड़ा होगा या छोटा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन से हमें क्या पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब कितना आवर्धित है, कितना बड़ा बना है या कितना छोटा। और कोई दर्पण किसी प्रतिबिंब को कितना आवर्धित करता है, कोई भी बिंब के प्रतिबिंब को कितना आवर्धित करता है, आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। ये सूत्र याद रखना है हमें, आवर्धनता बराबर h डैश अपॉन h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन बिंब ऊंचाई। ये नहीं दे रखी हो तो ऋणात्मक चिन्ह ध्यान रहे, ऋणात्मक चिन्ह v अपॉन u। v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब होता है बिंब दूरी। अब ये जो सूत्र हैं इनको काम में लेते समय ध्यान रखना है, कौन सी परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। वहां पर ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सा तो दर्पण दिया है और उसमें कौन से चिन्हों का उपयोग करना है। जैसे हम कहें कि अवतल दर्पण था तो अवतल दर्पण की दूरी प्रतिबिंब दूरी को कैसी लेंगे, ऋणात्मक। बिंब दूरी चाहे उत्तल हो या अवतल हो दोनों में कैसी आती है, ऋणात्मक। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के अंदर देखिए, जैसे ये मुख्य अक्ष मान लें तो वस्तु इस तरह से खड़ी है मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर इस तरह से खड़ी है, तो इधर की ओर जाने पर आपको बताया था ऊंचाई कैसी लेनी है, धनात्मक। और प्रतिबिंब यदि उल्टा बन रहा है तो ये ऊंचाई कैसी लेनी है, ऋणात्मक। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा लिया है, सेविंग दर्पण। दर्पणों के उपयोग में मैंने आपको बताया था कि सेविंग दर्पण कौन सा होता है, अवतल होता है या उत्तल, अवतल। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, सेविंग दर्पण से दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर और सेविंग दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तथा क्या ज्ञात करना है, आवर्धनता। देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है दर्पण कौन सा है। सेविंग दर्पण बोल रहा है, इसका मतलब दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण में क्या क्या दे रखा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर व्यक्ति का चेहरा है। व्यक्ति का चेहरा मतलब व्यक्ति का चेहरा क्या हो गया, यहां पर ये है बिंब, तो यहां बिंब दूरी दे रखी है।
बिंब दूरी को किससे व्यक्त करोगे? u से। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। दर्पण कोई सा भी हो, बिंब दूरी हमेशा कैसी लेनी है? ऋणात्मक। तो बिंब दूरी लेनी है ऋणात्मक, क्योंकि बताया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना है। आगे सेविंग दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो यहां दे रखी है फोकस दूरी। फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं किससे? एफ से। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। आपको बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए कैसी लेनी है? ऋणात्मक। तो यहां पर ये फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। यदि ये उत्तल होता तो कैसी होती? धनात्मक। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को व्यक्त करते हैं v से। दे रखी है क्या? नहीं। क्या ज्ञात करना है इसको? आगे बोल रहा है आवर्धनता। आवर्धनता m ज्ञात करनी है। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो प्रतिबिंब दूरी और दूसरी आवर्धनता। तो सबसे पहले हमको ये लिख लेना है कि यहां पर कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, उनके चिन्ह सहित लिखना है और क्या ज्ञात करना है उसको यहां लिख लें। पहले यहां ज्ञात करना है प्रतिबिंब दूरी। तो देखो आपको बताया था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या ज्ञात करना है? 1/v। 1/v ज्ञात करना है। तो इसके बराबर क्या लिख रहा है? 1/f। इधर की साइड था बराबर के, तो प्लस का, ये बराबर से उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 1/u। चिन्ह सहित मान रखते हैं। 1/v बराबर 1/f का मान, 1/f का मान -80। चिन्ह कौन सा है? माइनस का। 1/u, u का मान सॉल्व करेंगे, लैसे लेंगे इनका 80 आएगा। 1/v बराबर, इसका भाग इसमें लगाएंगे एक बार, माइनस दे रखा है, एक का गुना एक से किया तो माइनस का 1। यहां और यहां दोनों जगह क्या है? माइनस। 20 का 80 में भाग लगाएंगे तो कितना? 4। दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का 1 प्लस का 4 क्या बचेगा? 3/80। 1/v बराबर 3/80। 3/80। v बराबर वज्र गुणा करेंगे इसका इससे और इसका इससे, क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा 80/3। 80 में 3 का भाग लगाएंगे 26.67। यहां पर कोई चिन्ह है नहीं है, तो मतलब ये कैसा है? प्लस में है। सारे मान कैसे दे रखे हैं? सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मान लीजिए कैसा होगा? ये प्लस का, क्योंकि ऋणात्मक होता तो लगा होता पहले। यहां प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। और आपको बताया था
अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी होती है जहां पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु कहां हो, वस्तु मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। आगे बोला है यहां पर आवर्धनता m याद करना है। m के लिए आपको सूत्र बताया था, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब ऊंचाई h। लेकिन पूरे सवाल में कहीं पर ऊंचाई की चर्चा की है नहीं, तो आपको बताया था इसके बराबर आप बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी को रख सकते हैं, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का। तो यहां पर बिंब प्रतिबिंब दूरी v अपॉन बिंब दूरी u। आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी लेंगे तो चिन्ह पहले किसका लगाएंगे, ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी कितनी है, 26.67, बटे बिंब दूरी, बिंब दूरी कितनी दे रखी है, 20, लेकिन चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो मान आता है 1.33। यहां भी ऋणात्मक है, यहां भी ऋणात्मक है, तो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। इसका मतलब है प्रतिबिंब कितना आवर्धित होगा, तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा कितना, 1.33 गुना, 1.33 गुना बड़ा होगा। इसके अलावा कैसा होगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा।